नमस्कार, मैं अनिल सक्रावाल। कक्षा 12 के सिलेबस में डे 127 में है और प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर हमने कल पूरा कर लिया था, आज उसमें आगे उसकी कुछ न्यूमेरिकल्स तो हमने वैसे पहले कर लिए थे साथ साथ। आज इसकी न्यूमेरिकल क्लास है जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स जितने हो पाएंगे उतने न्यूमेरिकल बेसिकली जो बोर्ड एग्ज़ाम पर बेस्ड हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, बोर्ड एग्ज़ाम में सारे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल सोल्व करने में। हम आगे इस चैप्टर में पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम देखेंगे कि जितने भी जो टॉपिक्स हैं जिनसे भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं उनमें सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत इजी वे में उनको सोल्व कर सकते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के जो क्वेश्चन है वो राजस्थान बोर्ड के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल खासकर बिल्कुल सिंपल जो है वो पूछे जाते हैं। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़रूर चाहे एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया जाए, बाकी न्यूमेरिकल में ऐसा कभी भी नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि 100 ओम का एक प्रतिरोधक 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती आपूर्ति से जुड़ा है, यानी आर का मान 100 ओम दे रखे हैं और 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती आपूर्ति से जुड़ा है। ये बात मैंने पहले भी काफ़ी बार जिक्र कर ली, आप ज़रूर ध्यान रखें इस बात को कि क्वेश्चन जो दिए जाएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन उसके अंदर कभी भी नहीं लिखा जाएगा कि ये आरएमएस वैल्यू है या पीक वैल्यू है, अधिकतम मान है या वर्ग माध्य मूल मान है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वर्ड दिया जाएगा कि कौन सी आपूर्ति से जुड़ा गया है, प्रत्यावर्ती आपूर्ति से। तो प्रत्यावर्ती आपूर्ति का मतलब है जो सप्लाई हो रही है वो सप्लाई, और उस सप्लाई के अंदर हमेशा आरएमएस वैल्यू ही होती है। अगर आई दे रखा है तो वो भी आरएमएस है और वी दे रखा है तो वो भी आरएमएस है। तो आरएमएस से जो वैल्यू रिजल्ट आएंगे वो भी आरएमएस ही आएंगे। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान आईआरएमएस ज्ञात करना है। पूरे चक्कर में शक्ति, निवल शक्ति का मतलब है टोटल पावर, नेट पावर कितनी है। सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा क्वेश्चंस में जैसे हम करते हैं आपको गिवन वैल्यूज लिखनी है, उसके बाद में फिर उसे सिंप्लीफाई करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है। गिवन वैल्यूज क्या है, हेयर आर इज इक्वल टू 100 ओम एंड वी आर एम एस इज इक्वल टू 220 वोल्टेज एंड एफ की वैल्यू हर्ट्ज में दे रखी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी है ये, इसलिए ये क्या है 50 हर्ट्ज। अब सबसे पहला सोल्व करें इसमें पहला पार्ट, तो उसमें क्या निकालना है हमें, आई आर एम एस। तो V इज इक्वल टू आई आर से लगा लें। I इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन आर। जैसा V का मान है वैसा ही I का मान आएगा। V नोट आएगा तो I नोट आएगा। अगर वी आर एम एस दे रखे हैं तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट आई आर एम एस आएगा। तो यहाँ से डिवाइड कर दो, वी आर एम एस की वैल्यू 220 डिवाइडेड बाई 100। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो कैलकुलेशन नहीं है, 0 से 0 कट गया, 22 में 10 का भाग देंगे, 2.2 एम्पियर आ गया इसका। ये इसका आंसर हो गया। बस एक लाइन में सोल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और हमेशा ध्यान रखें भी 1 नंबर में आते हैं क्वेश्चन। बाई चांस एक आध बार आया हुआ 2 नंबर में भी, लेकिन नॉर्मली 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुनादी परिपथ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनुनादी परिपथ उसके भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे। इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। एक पूर्ण चक्कर में व्यय हुई निवल शक्ति P। अब P का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई, सिंपल फॉर्मूला 10th में अपने पढ़ते हैं। इसमें भी हमने ले चुके हैं, सोल्व किया था तब। V अब अपने पास आर एम एस फॉर्म है तो V आर एम एस और ये आई आर एम एस वैल्यू पुट कर दो। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 220 है और आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आई है 2.2 आई है। 22 को 22 से गुणा करेंगे 484 होता है, 1 0 ये लग जाएगी और 1 के बाद पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 484 वाट। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती आपूर्ति का 2 भाग इसके, प्रत्यावर्ती आपूर्ति का शीर्ष विभव 300 वोल्ट है, वर्ग माध्य मूल विभव कितना है, आरएमएस वैल्यू बतानी। तो अपने पास शीर्ष विभव का मतलब क्या है,
शीर्ष विभव का मतलब पीक वैल्यू, शीर्ष का मतलब अधिकतम ऊंचाई पर, मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान दे रखा है, यानी V0 दे रखा है V0। और RMS मान ज्ञात करना है तो VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2, फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान 10 एम्पियर है, शीर्ष धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो IRMS दे दिया, I0 पूछा है, दोनों में फॉर्मूला एक ही लगेगा, उसमें V की फॉर्म में, इसमें I की फॉर्म में। सोल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में, बिल्कुल सिंपल दिख रहे होंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ए पार्ट को सोल्व करें तो ए पार्ट के लिए अपने को दे रखा है V0 इज इक्वल टू 300 वोल्ट। सबसे पहले ये ज़रूर लिखें, चाहे अपने को पता हो लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर लिखें कि हमें क्या ज्ञात करना है और क्या दिया गया है। फिर लिखना है फॉर्मूला, हमेशा इसी मेथड से अपने को क्वेश्चन करने हैं, तो बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है लिखने का तरीका क्या हो कि बोर्ड एग्जाम में नंबर जो है वो पूरे मिले। न्यूमेरिकल पोर्शन अपने कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दी गई वैल्यू लिखनी है, फिर ज्ञात करनी है वो लिखनी है, फिर उसके बाद में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो रखना है, फिर आपको वैल्यू पुट करनी है और फिर रिजल्ट उसका सॉल्यूशन करके लिखना है। थ्योरेटिकल कैसे करनी है उनकी भी बात हम बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सिलेबस कर लें, सिलेबस के बाद में हम बात करेंगे कि पेपर देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाने चाहिए और किन चीज़ों की वजह से गलतियां होने की संभावना रहती है या किन वजह से मार्क्स जो है वो सही होते हुए बेवजह कट जाते हैं और रीचेकिंग में भी हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इन चीज़ों पे सभी पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो हम सिलेबस में है वो पहले सीख लें, उसके बाद में फिर हम उसकी कमियों पे और उसके लिखने के तरीके पे बाद में बात करेंगे। तो बाद में 1-2 क्लासेज ऐसी बीच में रखते रहेंगे, साथ साथ रिवीजन भी साथ साथ करेंगे। न्यूमेरिकल देखें, इसमें V0 की वैल्यू रख दो 300 अपॉन √2। आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा उसे सोल्व कर लें। अब देखो डिवाइड में √2 का मान रखेंगे 1.141, तो थोड़ा सा सोल्व करना मुश्किल होगा। ऐसे में क्या करें, अगर डिवाइड में √ वाली वैल्यू आ जाती है तो आप उसी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें और उसी वैल्यू का डिवाइड कर दें, क्योंकि √ में पॉइंट्स वाली वैल्यू का गुणा करना आसान होता है डिवाइड के बजाय, इसीलिए ऐसा कर सकते हैं आप। बाकी कैलकुलेशन का कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, जैसे जिसको इजी लगती है उसी फॉर्म में आप सोल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, 300/2 हो गया, √2 गुणा √2 2, और ये √2 हो गया। तो इसको गुणा काट दें, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ये 150 √2 लिख सकते हो, और चाहे तो 150 को 1.414 है, ये 1.414 से मल्टीप्लाई करके भी जो रिजल्ट आए वो आप यहाँ लिख सकते हो। इसी तरह से इसका दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में आपको क्या दे रखे हैं, दूसरे भाग में दे रखे हैं कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो हमें IRMS दे रखे हैं, कितना है, 10 एम्पियर है। क्या ज्ञात करना है, I0 ज्ञात करना है। तो अब IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, I0 अपॉन √2। I0 निकालना है तो √2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो I0 इज इक्वल टू IRMS मल्टीप्लाई √2, देन 10 मल्टीप्लाई √2, इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 1.414। 10 से गुणा करेंगे, पॉइंट एक आगे खिसक जाएगा, वैल्यू आ गई 14.14 एम्पियर। मात्रकों का विशेष ध्यान रखना है पूरे सिलेबस में, जहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं अब मात्रक उसी के अनुसार बताएंगे जैसे अपने को पूछा गया है, वरना इसका 1/4 मार्क्स मात्रक का काटा जा सकता है, वो डिपेंड करता है चेक करने वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 मिली हेनरी के प्रेरित्र को 220 वोल्ट 44 मिली हेनरी के प्रेरित्र को 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS मान का निर्धारण कीजिए। तो ये ध्यान रखना भी 220 वोल्ट फिर आ गया, यहाँ सप्लाई लिखा गया है, तो ये आपको F का मान दे रखा है, ये VRMS दे रखे हैं। कभी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा कि ये वर्ग माध्य मूल मान है, हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ग माध्य मूल मान है।
परिपथ में धारा का आरएमएस मान ज्ञात करो। अब देखो प्रेरित्र का मतलब है प्रेरण कुंडली को प्रेरित्र कहते हैं, प्रेरक तब भी कह देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं इनके नाम। मिली हेनरी है, वैल्यूज गिवन वैल्यूज है वो लिख लो। अपने को एल की वैल्यू दे रखी है 44 मिली हेनरी। आप इसको हेनरी में कन्वर्ट करोगे तो मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ हेनरी। एफ की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 50 हर्ट्ज। वी आर एम एस का मान दे रखा है हमें कितना 220 वोल्ट। अब अपने क्या ज्ञात करना है, धारा का आर एम एस मान निकालना है। अब धारा का आर एम एस मान क्या होता है हमें ज्ञात करना आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है वी आर एम एस अपॉन आर। आर की जगह क्या आएगा, एल के लिए जो प्रतिबाधा होती है वो होती है एक्सएल, तो एक्सएल आएगा। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं, आप एक्सएल का मान पहले अलग से निकाल लें। एक्सएल बराबर क्या होता है, हमें पता है कि एक्सएल बराबर होता है 2πfl, क्योंकि एफ की फॉर्म है अपने पास। अगर डायरेक्ट ओमेगा होता, कोणीय आवर्ती होती, तो उसको क्या लिख देते ओमेगा एल। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 2πf, तो 2πfl हो गया। अब देखो अगर हमें ये पूछा जाता, कुछ क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए और धारा ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबाधा अलग से पूछी गई है तब तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो नहीं कहा गया है कि प्रतिबाधा ज्ञात करो, केवल क्या कहा गया है धारा ज्ञात करो। तो धारा ज्ञात करनी है उसके लिए क्या करो, हमें तो वी आर एम एस अपॉन एक्सएल, तो इसको अलग से कैलकुलेशन करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर दोबारा कैलकुलेशन करेंगे। ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट धारा ही निकाल लीजिए जैसा हमें पूछा गया है। आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन 2πfl। अब एक ही बार इसका मान आप रख दो। वी आर एम एस कितना है 220, 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.14 रख दो या 22/7 रख दो, जैसा भी सही लगे। एफ का मान 50 है और एल का मान कितना है 44 इंटू 10⁻³ अब आप इसको एक बारी सोल्व कर लो। ये इस तरह से मान दिए गए हैं कि सिंप्लीफाई हो जाए। देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी हमें। 22 से ये कट जाएगा, 2 से कट गया, ठीक है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 को इससे इजी वे में गुणा कर सकते हैं और 1 में भाग दे दो। पावर 10⁻³ बची, इसको ऊपर ले जाओ, तो एक बारी गुणा करके आप इसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की एसी सप्लाई से जुड़ा है। इस परिपथ में धारा के आरएमएस मान का निर्धारण कीजिए। तो वही बात है, बस क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास मिली हेनरी था, प्रेरित्र था, इंडक्टर था। यहाँ क्या है 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर दे दिया। तो कैपेसिटर के लिए हमें पता है एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर कैपेसिटर 1/ωc, और 1/ωc इज इक्वल टू क्या होता है 1/2πf इंटू सी। हमें वही ज्ञात करना है क्या आई आर एम एस। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वही वी आर एम एस अपॉन एक्स सी। एक्स सी का मान रखेंगे तो वी आर एम एस अपॉन 1/2πfc। यहाँ पर भी वही बात है कि अगर हमें इसकी प्रतिबाधा पूछी जाती तब तो हम एक्स सी को अलग से हल करना पड़ता, नहीं पूछी गई, धारा पूछी है, तो 2 बार कैलकुलेशन मत करो, एक बार ही सोल्व करो इसे। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 2πfc मल्टीप्लाई वी आर एम एस, एक बार भी सोल्व हो जाएगा। अब जो वैल्यूज दे रखी है वो लिख लो। आपको सी का मान दे रखा है, यहाँ सी का मान दे रखा है कितना 60 माइक्रोफेरेड। क्या लिख सकते हैं इसके 60 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि 10⁻1 प्लस में हो गई, 6 × 10 लिखते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा इजी रहे वैसे आप लिख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। वी आर एम एस आपको दे रखे हैं 110 वोल्ट हैं और एफ की वैल्यू यहाँ 60 हर्ट्ज दे रखी है। अमेरिका में ये वैल्यू 60 हर्ट्ज होती है, इंडिया में 50 हर्ट्ज पे वोल्टेज सप्लाई होता है। यहाँ सारे मान रख दें, 2 पाई की वैल्यू रख दें 22/7, चाहे 3.14 रख दो। एफ की वैल्यू रख दो 60, सी की वैल्यू रख दो 6 इंटू 10⁻⁵ और
VRMS की वैल्यू रख दो 110। बस अब इसको गुणा कर दो, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 12 को 6 से गुणा करेंगे 72, और 72 को 11 से गुणा कर दो, 72 इंटू 11 बटे 7 और इंटू 22 भी है, सॉरी इंटू 22, और 10 की पावर भी एक साथ कर दो। ये 10 की पावर 1 है और ये भी 10 की पावर 1 है। 11 इंटू 10 लिख दिया हमने, 10 की पावर 2 गई और 10 की पावर माइनस की 5 है, 10 की पावर माइनस के 3 बचेंगे। इसको गुणा करके डिवाइड कर दो। इसको नियर अबाउट भी आप वैल्यू ले सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे देखें कि 72 है, अगर टाइम कम हो एग्जाम में तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना अगर टाइम है तो आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो। ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन केवल बुक्स में प्रैक्टिस के लिए हैं, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको सिंपल कैलकुलेशन मिलेगी। ज़्यादा जहाँ बहुत बड़ी कैलकुलेशन पॉइंट्स में चल रही है, अपने को 4-4 बार मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं आते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी भी ये चेक नहीं करवाए जाते हैं कि कक्षा 12 के बच्चों को गुणा भाग करना आता है या नहीं आता है। तो वो तो आते ही है, उसका तो कोई इशू नहीं है, वो तो जब हम 12th में है तो कर ही सकते हैं ये तो। इसलिए वो ये वैल्यू तो बहुत ईजी दी जाती है जो कैंसिल आउट हो जाती है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए बुक के क्वेश्चन करके देखें, जो ज़्यादा कैलकुलेशन है उनको भी करके देखें। अगर टाइम की बात कर रहा था मैं, टाइम कम बचता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप क्या करें, कैलकुलेशन को इस तरह से सोल्व करें कि दिक्कत नहीं आए। यहाँ से जैसे 7 हमें पता है, 7 70 पे डिवाइड करेंगे तो 10 पे कटेगा, तो आप इसे 10 से काट सकते हैं, क्योंकि कितना आएगा 10.01 आएगा 10 लगभग इसका मान। तो उसको नेग्लिजिबल, बहुत छोटी वैल्यू है तो उसको नेग्लिजिबल ले सकते हैं। जैसे 3.14 आता है और यहाँ लिखा हुआ है 6, तो आप इसको काट के नियर अबाउट लिख सकते हो। यहाँ आप नियर अबाउट का सिंबल लगा सकते हो, ऐसा नहीं है भाई हमने गलत लिख दिया, नियर अबाउट का सिंबल लगा दिया कि कैलकुलेशन जो हमारी नियर अबाउट में हमने ले ली। अब आप इसको इजी वे में कर सकते हो, 12 को 22 को 11 से गुणा कर सकते हो और 10 की पावर ये माइनस के 2 बच जाएंगे और 16 हो जाएगा। तो इस तरह से मान इसका ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है L बराबर 2 हेनरी, C बराबर 32 माइक्रोफेरेड, R बराबर 10 ओम। LC और R के मान दे रखे वाले श्रेणी LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ओमेगा R ज्ञात कीजिए। R फॉर रेजोनेंस, ओमेगा फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा R ज्ञात कीजिए। इस परिपथ का Q मान ज्ञात कीजिए। Q विशेषता गुणांक या गुणवत्ता गुणांक भी लिख देते हैं इसके बारे में। तो आपको जो मान दिए गए हैं वो लिख लें। L इज इक्वल टू 2 हेनरी, चेंज करना है उसको यहीं चेंज कर दीजिए। C इज इक्वल टू 32 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड का मतलब है 32 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, एंड R इज इक्वल टू 10। ये सारे मान आपको दे दिए। ओमेगा R ज्ञात करना है, तो आवर्ती ओमेगा नोट लिखा था हमने डेरिवेशन में से, एक ही बात है, ओमेगा R लिख लें। ओमेगा R इज इक्वल टू क्या होता है 1/√LC। अब देखो मैंने एक बात कही थी कल की क्लास में भी, आप इसको रिवाइज कर लें पहले पूरे चैप्टर को, फिर न्यूमेरिकल पढ़ने में मज़ा भी आएगा, समझ में भी अच्छी तरह से आएंगे और साथ साथ अपने आप ही ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है ये, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डेरिवेशन समझ में आए हुए हैं और फॉर्मूलाज उनके याद हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर आप यहाँ फॉर्मूले देख देख के लिखते हैं पीछे पेज पलट पलट के, तो फिर ये फॉर्मूले इसका मतलब आपको याद नहीं है, और याद नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे जब आपको वैल्यू दे दी, आप रखोगे किस में। इसलिए आपको साथ साथ जो चीज़ें याद हो जाती है वो बिल्कुल याद रहेंगी एग्जाम तक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल 1-2 बार रिविजन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप साथ साथ याद नहीं करते हैं तो बाद में थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है इन चीज़ों को याद करना। मान रख दें आप इसमें, तो 1/LC, L और C के मान रखने। L का मान कितना है 2 और C का मान कितना है 32 × 10⁻⁻6। बस हो गया सोल्व। भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं भी एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको कहा था कैलकुलेशन ऐसी दी जाएगी जिसमें दिक्कत नहीं आएगी। 32 × 2 64 हो गए, 64 को √ से बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। 10 की पावर -6 पावर आधी हो जाती है तो कितनी बची 10 की पावर -3। अब 1 में 8 का भाग दे दो, 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा। 10 की पावर 3 को चाहो तो 1000 लिख दो, 1000 में 8 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 1000 में 8 का भाग दे दो 125 आ जाएगा, 125। और ओमेगा R क्या है, ओमेगा R एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो क्या है कि रेडियन पर सेकंड में इसका मान आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी।
दूसरी बात इसमें क्या पूछा है, Q का मान ज्ञात करो। Q क्या है, क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक है। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं पहले, ओमेगा R इंटू एल अपॉन आर। ओमेगा नोट लिखा था हमने, एक ही बात है, यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया ओमेगा आर, तो ओमेगा आर लिख लो उसे, ओमेगा नोट एल अपॉन आर। ये अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ओमेगा नोट का मान तो हमने निकाल लिया 125, और एल का मान हमें दे रखा है कितना 2, और आर का मान भी दे रखा है कितना 10। ये 125 को 2 से गुणा करेंगे कितने होगा 250, 250 में 10 का भाग देते हैं कितना आ जाएगा 25। और क्वालिटी फैक्टर चूंकि एक नियतांक है इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये एक संख्यात्मक मान है जो क्या बताता है, पीक वैल्यू बताता है, ग्राफ की तीक्ष्णता के बारे में बताता है। ये बात हमने थ्योरी में पढ़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं इसके एक दो क्वेश्चन और। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है 30 माइक्रोफेरेड का एक आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरक से जुड़ा है। इस परिपथ में मुक्त दोलन की कोणीय आवर्ती ज्ञात कीजिए। ये एलसी दोलन से संबंधित है, एल और सी जुड़े हैं, तो मैंने बात की थी कि एल से एनर्जी सी की तरफ ट्रांसफर होती है और सी से एल की तरफ, जिससे इसमें दोलन उत्पन्न होते हैं। उन दोलन की आवर्ती को ओमेगा भी निकालते हैं, अपने एफ भी निकालते हैं। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कोणीय आवर्ती पूछी गई है, तो इसका मतलब ओमेगा निकालना है। ओमेगा क्या है, जो ऊपर हम लिख चुके हैं 1/√LC। एफ लिखकर निकालना हो तो ओमेगा को 2πf लिख लो और 2π को डिवाइड में ले जाओ, 1/2π√LC आ जाएगा। मान रख दें यहाँ सी की जो वैल्यू है वो है 30 माइक्रोफेरेड, और चेंज कर लें इसे 30 × 10⁻⁻6 फेरेड, और इसे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁵ फेरेड, ऐसे लिख सकते हैं। और एल का मान जो है वो क्या है 27 मिली हेनरी, तो 27 मिली हेनरी का मतलब क्या है 27 × 10⁻³ हेनरी। और ये दोनों मान आप फॉर्मूले में रख दो। कोणीय आवर्ती पूछी है इसलिए आपको ओमेगा निकालना है। अगर नहीं लिखा गया है तो आप वहाँ कौन सी रेखीय आवर्ती यानी एफ का मान निकाल सकते हैं। दोनों के मान पुट कर दें यहाँ, बस हो गया सिंपल। एल और सी के मान रख दें। एल का मान कितना है, एल का मान 27 × 10⁻³ मल्टीप्लाई, और सी का मान है 3 × 10⁻⁵। रिजल्ट आ गया 1/27 × 3 81 हो गए। 81 अंडर रूट करेंगे 9, इधर 10 और -3 और -5 माइनस के 8 हो गए, बाहर निकालेंगे तो आधे हो जाएंगे 10⁻⁴। बस सोल्व कर लो, इसे ऊपर ले जाओ 10⁻4 प्लस के हो जाएंगे, और 1/9 भाग दे दो, एक में पॉइंट लगाएंगे 10 में 9 का भाग दिया 1.1 आ गया, 0.1 × 10⁻4 रेडियन पर सेकेंड। सोल्व ज़रूर कर दे इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी लेकिन जो है वो थोड़ा कर ही दे, कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए उपरोक्त प्रश्न में, यानी ऊपर जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है अभी, उसमें संधारित्र का प्रारंभिक आवेश 6 मिली कूलाम है। इस परिपथ में प्रारंभिक अवस्था में कुल कितनी ऊर्जा संचित थी और बाद में कितनी ऊर्जा है। तो जितनी पहले ऊर्जा संचित है बाद में भी वही रहेगी। बाद में कोई परिवर्तन अगर कहा गया तो बात अलग है, परिवर्तन इसमें कुछ कहा नहीं गया इसलिए बाद में भी वही ऊर्जा है। एक बात तो ये, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो साथ में आ गया कि जो पहले ऊर्जा है वही बाद में ऊर्जा है। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, हमें कूलाम में दे रखा है, चार्ज का मान दे रखा है, तो Q का मान दे रखा है हमें यहाँ, Q = कितना है 6 मिली कूलाम। तो मिली कूलाम का मतलब 6 × 10⁻³ कूलाम। अब देखो हमें इसमें ऊर्जा निकालनी है, तो ये हमने स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर में ये बात पढ़ चुकी है कैपेसिटर के बारे में, कि उसमें जो संचित विद्युत ऊर्जा है U = 1/2CV² होता है, CV²। V वोल्टेज है, वोल्टेज क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो दूसरी फॉर्म आती है Q² / 2C। U = क्या होता है Q² / 2C। तो C का मान इसमें दे रखा है, Q का मान यहाँ दे रखा है, और C का मान उपरोक्त क्वेश्चन में दे रखा है, इसीलिए इसमें कह दिया है उपरोक्त क्वेश्चन में। तो उपरोक्त क्वेश्चन से C का मान लिख लो। देखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ 30 माइक्रोफेरेड है, 30 माइक्रोफेरेड पुट कर दो इसके अंदर, 3 × 10⁻⁵ है, तो Q की स्क्वायर करेंगे तो 6 × 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × C का मान रख दो। C का मान है 3 × 10⁻⁵। सिंप्लीफाई कर लो इसे,
वैल्यू आ जाएगी ये 36 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2 × 3 6 हो गया, ये इंटू 10⁻⁵ 6 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगी, पावर 6 × 10⁻⁻1 बचा। इसका मतलब 6/10 बचा, इसका मतलब क्या बचा 0.6 जूल बचा। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है R बराबर 20 ओम, L बराबर 1.5 हेनरी, C बराबर 35 माइक्रोफेरेड वाला एक श्रेणीबद्ध LCR परिवर्तनीय आवृत्ति के 200 वोल्ट के AC आपूर्ति से जुड़ा है। LCR के मान दे दिए हमें, 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। इसका मतलब VRMS जो है 220 वोल्ट है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो इस समय क्या होता है, देखो आपूर्ति की जो आवृत्ति है वो प्राकृतिक यानी जो उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है उसके सेम हो जाए तो उस समय क्या होता है, अनुनाद की स्थिति होती है। जब आवृत्ति उसकी प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर होती है तो वो अनुनाद की स्थिति होती है। तो इसमें इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि परिपथ की जो आवृत्ति है वो प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए, यानी जितनी परिपथ की आवृत्ति है उतनी आवृत्ति ही उसे सप्लाई में दी जाए। तो तब एक चक्कर में परिपथ द्वारा स्थानांतरित औसत शक्ति कितनी होगी। अब शक्ति निकालनी है, पी का मान निकालना है। सबसे पहली बात तो यहाँ क्या दे दिया, कैसी स्थिति है, ये अनुनादी स्थिति है। एक बात तो ये दे दी इसके अंदर, तो ये अनुनादी स्थिति दी गई है। इस स्थिति में XL और XC क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और प्रतिरोध क्या होता है, Z बराबर R होता है। इसका मतलब अगर परिणामी प्रतिबाधा यूज करनी है तो वो R के ही बराबर होगी। जो किसके बराबर है, परिणामी प्रतिबाधा ज्ञात करनी हो इसमें नहीं कहा गया, लेकिन ज्ञात करने के लिए पूछ लिया जाता है। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुनाद की स्थिति में दिया जाए तो अपने सोल्व करने बैठ जाते हैं, क्योंकि LCR के तीनों के मान दिखते हैं और हम फॉर्मूले में चिपका देते हैं उसको। ऐसा नहीं है, वहाँ अगर अनुनाद की स्थिति डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से दे रखी है तो वहाँ Z = R के इक्वल होगा। दूसरी बात, अब इसमें पूछ रहे P का मान, तो P का जो भी फॉर्मूला पता है वो रख लो आप और उसी के अनुसार सोल्व कर लो। अब अपने P = VI है, V का मान 200 वोल्ट दे रखा है, I का मान नहीं दे रखा, तो I का मान आप क्या कर सकते हो, 200 में 20 का भाग देके ज्ञात कर सकते हो I का मान। क्लियर। दूसरी बात, अपने पास R का मान दिया हुआ है, परिपथ की प्रतिबाधा R के बराबर है, तो R की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसे। तो I की जगह क्या रख दो, I की जगह क्या होता है, I = ओम के नियम से V/R होता है, V/R पुट कर दो तो ये आ जाएगा V × V/R। तो क्या हो गया, P = V² R। मान रख दो, V का मान कितना है 200 × 200 और R का मान कितना है 20, कैंसिल आउट हो गया ये, तो कितना आ गया 2 गुना, ये 20 से कैंसिल आउट हो गया, 1 0 बची, 10 बचा, 10 से गुणा कर दो, कितना हो गया 2000 वाट। ये इसकी परिपथ की शक्ति हो जाएगी। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स जरूर आप बुक में सोल्व किए हुए हैं, तो उनको बेवजह अपने टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसे सोल्व करके देख लें, कोई दिक्कत आए तो आप बता दें। जब प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाएंगी, कुछ एक क्लास के लायक हो जाएंगी, 5-10 प्रॉब्लम्स अगर हो जाती हैं तो फिर उस पर प्रॉब्लम क्लास बना कर डाल दी जाएगा। अभी तक इस चैप्टर में किसी ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं डाली है, तो प्रॉब्लम क्लास की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम क्लास तब होती है जब प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं देख लेता हूँ कमेंट जब भी टाइम मिलता है, तो फिर उस पर 2-4-5 दिनों में प्रॉब्लम क्लास डाल देंगे। अनुनादी आवर्ती कुछ क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको 1-2 क्वेश्चन और हम सोल्व करके देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी कल की क्लास में हम पिछले आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो उसमें फिर जिक्र कर लेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कैसे सोल्व होंगे, वो भी हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCR परिपथ में यदि R बराबर 100 ओम, L बराबर 1 मिली हेनरी तथा C बराबर 1000 माइक्रोफेरेड है, तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति तथा बैंड चौड़ाई ज्ञात करो। तो अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करनी है और बैंड चौड़ाई ज्ञात करनी है। L, C और R की फॉर्म में दिया हुआ है, तो अनुनादी आवृत्ति हमें पता है कि क्या होती है 1/2π√LC। अब देखो यहाँ ये नहीं लिखा कि अनुनादी कोणीय आवृत्ति ज्ञात करो, केवल लिखा है अनुनादी आवृत्ति। तो रेखीय आवृत्ति के लिए कभी नहीं लिखा जाएगा कि रेखीय आवृत्ति ज्ञात करो। यदि लिखा गया आवृत्ति तो इसका मतलब F है, वो ध्यान रखें। यदि आवृत्ति लिखा गया है इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ इसका मतलब क्या सोल्व करना है, F के मान को सोल्व करना है। अगर ओमेगा पूछा जाएगा तो स्पेशली लिख दिया जाएगा ब्रैकेट में ओमेगा।
नहीं लिखा जाएगा तो थ्योरी में ये ज़रूर लिख दिया जाएगा कि कोणीय आवर्ती ज्ञात करो। तो अगर कोणीय आवर्ती ज्ञात करवानी है तो आपको कहा जाएगा ज्ञात करने के लिए। लेकिन अगर नहीं कहा गया है तो आपको अपनी मर्जी से कोणीय आवर्ती नहीं लगानी है भाई, कि 2 पाई नहीं लगाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये देखकर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 पाई ओमेगा के फॉर्म में तो क्या आता है, ओमेगा के फॉर्म में आता है 1/√LC। तो कैलकुलेशन हो गई आसान, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और ओमेगा की जगह क्या रखते हैं 2 पाई f, तो f इज इक्वल टू क्या आता है 1/2 पाई√LC। अब 2 आ गया, पाई आ गया, 3.14, तो कैलकुलेशन बढ़ गई। इसीलिए ये नहीं है कि आप कैलकुलेशन से बचने के लिए और ओमेगा चिपका दें, ऐसा नहीं करना है। आपको जो पूछा गया है वही बताना है। तो आवर्ती का मतलब रेखीय आवर्ती होता है, ये अंडरस्टूड है। अगर आपको नहीं ये लिखा नहीं होगा, कभी भी नहीं लिखा होगा किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन आपको ध्यान रखना खुद को। एक बात और, ये 1000 माइक्रोफेरेड जो है क्वेश्चन में, एक जो बुक में राशन बोर्ड की जो बुक चल रही है उसके अंदर माइक्रो नहीं लगा हुआ है, तो मिसप्रिंट है, माइक्रोफेरेड है, वहाँ करेक्शन कर लेना में, ये भी कंफ्यूज मत होना। वैल्यूज आपको दे रखी है, यहाँ जो वैल्यूज दे रखी है वो लिख देता हूँ मैं। आर की वैल्यू 100 ओम है, कुछ चेंज नहीं करना है। एल की जो वैल्यू है वो 1 मिली हेनरी है, चेंज करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे 10⁻³ हेनरी। सी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1000 माइक्रोफेरेड, तो इसको लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फेरेड। ये 10⁻³ हो गया, -6 हो गया, तो 10⁻⁻6 कितने बचे 3। थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना हो तो उसको यहीं कर दो और बाद में पुट कर दो। तो f की वैल्यू क्या आ गई, f इज इक्वल टू 1/2 पाई √L × C। L की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और ये भी कितनी है 10⁻³ 10⁻6 होगी, बाहर आएंगे तो -3 हो जाएगा। तो 1/2 पाई × 10⁻³ ऊपर चला जाएगा +3 हो जाएगा, और या 1000 लिख दो, 1000/2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया ये 500/पाई। ऐसा लिख 20 के भी छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, इन चीज़ों के ज़्यादा नंबर कोई इशू नहीं है नंबर कटने का। अब देखो यहाँ अब आपको एक बात और पूछिए इसके अंदर क्या कि बैंड चौड़ाई और याद करो, ये और कहा गया है बैंड चौड़ाई याद करो। तो बैंड चौड़ाई क्या होती है, बैंड चौड़ाई अनादि आवर्ती के दोनों ओर क्या होते हैं, अर्धशक्ति बिंदु होते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, अर्धशक्ति बिंदुओं के संगत जो आवर्ती होती है उनका अंतर बैंड चौड़ाई कहलाता है। उसको हम क्या लिखते हैं F2 - F1, और उसका फॉर्मूला हमने सोल्व भी किया था। F2 - F1 का क्या आया था, R/L आया था, R/L, और F की फॉर्म में लेते हैं, ये ओमेगा की फॉर्म में था R/L, F की फॉर्म में लेते हैं तो 2 पाई डिवाइड में आ गया, तो 1/2 पाई ये आ गया, और R/L एज इट इज आ गया। यहाँ वैल्यू पुट कर दो R और L की और सोल्व कर लो। R की वैल्यू कितनी है 100, 2 पाई एज इट इज। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 1 × 10⁻³ तो -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, 2 0 पहले 3 0 और हो गई 5 0 हो गई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ये 1 और कितनी 0 लगा दो /2 पाई, कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से कैंसिल आउट कर दो और इसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 10,000 का 5,000 हो जाएगा, ये 5,000/पाई। किस में आएगा, ये भी हर्ट्ज में आएगा। ये इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें बुक में देख लें और सोल्व कर लें। कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। प्रॉब्लम अगर होंगी एक क्लास के लायक तो हम ज़रूर उसको सोल्व करके क्लास की वीडियो अपलोड कर देंगे, अगर नहीं होंगी तो फिर नहीं करेंगे। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको पूरा आप रिवाइज कर ले अच्छी तरह से। कल मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर रखा है। तो पूरा टेक्निकल चैप्टर है, कोई ऐसी ज़्यादा थ्योरी इसके अंदर हमें पढ़नी नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर बात करेंगे कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो उनकी जो PDF है वो भी मैं डाल दूंगा। वो क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं सभी पेपर्स देख के,
तो साथ में नेक्स्ट वीडियो में उसकी PDF भी उपलब्ध करवा दे जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हो। और साथ में एक बार उसको देख लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, और ध्यान रखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो आप नोट्स में भी लिख लें भी कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। नॉर्मली पैटर्न जो है वो चेंज नहीं होता है भी, जिस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है वहाँ से आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बस यही है, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा। तो यहाँ से न्यूमेरिकल आता है हर साल, इसलिए आप न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंपल न्यूमेरिकल हम करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल एक ही लाइन में सोल्व हो जाते हैं। तो आप इनको रिवाइज करें पहले अच्छी तरह से। और एक बार और फिर कह रहा हूँ मैं, इस चैप्टर को किसी ने नहीं किया है तो आज पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लें, तो फिर अगली क्लास में जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे पिछले सालों में आए हुए हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, वरना फिर वो पता नहीं चलेगा भी, फिर वही यूँ सुना हुआ लगेगा लेकिन वो याद नहीं होंगे। इसलिए आप रिवाइज कर लें तो आपको पता रहेगा भी कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। आप खुद रफ कॉपी लेकर बैठें और फटाफट उनको सोल्व करें बिना देखे, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी। 30-40 मिनट की जो अपनी क्लास होती है उसके अंदर ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आज वाले न्यूमेरिकल हैं, ये भी आप चाहते तो साथ साथ सोल्व कर लेते हैं, और किए होंगे काफ़ी बच्चों ने सोल्व साथ साथ, तो उनको बहुत फ़ायदा रहेगा कि उनको ये खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कितना उन्होंने याद किया हुआ है और वो याद है या नहीं है। इसलिए तो आप साथ साथ चैप्टर को याद करते रहें, और जब लास्ट क्लास होती है, लास्ट की 1-2 क्लासेस होती हैं, उनमें पता चल जाता है हमें पूरा चैप्टर हमें याद है, कितना भाग याद है, कितना नहीं है, तो उसका फ़ायदा होता है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है, और अपनी तैयारी का आकलन हो जाता है कि हमने किस स्तर की तैयारी हमने की है। पिछले 10-15 दिनों में एक चैप्टर हुआ है, उस 10-15 दिनों में हमने उस चैप्टर का कौन सा भाग है जो हमारा मजबूत है, कौन सा वीक है। जो वीक है उसको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, दोबारा फिर समय दे दें उसको और दोबारा फिर पढ़ लें। तो इस तरह से साथ में पूरे चैप्टर को रिवाइज करते रहें, साथ साथ डेली पढ़ते हैं, रफ वर्क ज़रूर करें, लिख के देखते रहें, फिर और भी अच्छे से याद हो जाएगा। और लास्ट क्लास में जब हम इसका ये न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं, उससे पहले ज़रूर एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे, तो जैसे मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ यहाँ पेपर बोर्ड पे या बोर्ड पे, जैसे भी हम पढ़ेंगे, तो आप तुरंत ही, जैसे जितनी देर में मैं ये न्यूमेरिकल पढ़ूँ, बताऊँ भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या क्या चीज़ें हमें दी गई है, इतनी देर में तो अगर आपने पूरा रिवाइज कर रखा है तो आप इतनी देर में तो आप पूरा सोल्व भी कर लेंगे, और देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, इतनी देर जब उसको पढ़ा जाए, उसके बारे में बात की जाए, इतनी देर में आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो जैसे 30-40 मिनट की क्लास में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला तो आपको याद है और कौन सा फॉर्मूला नहीं है, तो उसको दोबारा कर लें। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस पे। तो आप इसको रिवाइज कर लें, एक बार फिर कह रहा हूँ मैं, इसके रिवाइज कर लें अच्छी तरह से, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी।